गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बच्चों, बीए पार्ट 1 की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, अपरदन चक्र की जो संकल्पना टॉपिक हमारा जो चल रहा है उसमें आज हम चर्चा करेंगे वॉल्टर पैंक के अपरदन चक्र के बारे में। पूर्व का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डेविस के अपरदन चक्र के बारे में चर्चा करी थी। आज हम बात करेंगे वॉल्टर पैंक के अपरदन चक्र के बारे में। बच्चों, पैंक का जो अपरदन चक्र है वो डेविस के अपरदन चक्र से थोड़ा अलग है। डेविस के अपरदन चक्र की जो कमियां थी उन्होंने उसको दूर किया, और पैंक का जो अपरदन चक्र है वो चूँकि एक जर्मन भाषा में था और उनकी जो बुक थी वो उसका नाम था उन्होंने जो अपनी संकल्पना दी उसको उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस या मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम कहा। बच्चों, 1924-25 में उन्होंने ये संकल्पना प्रस्तुत करी और डेविस की जो कमियां थी उसको उन्होंने दूर किया। जैसे डेविस ने सबसे जो प्रमुख उनकी कमी रही वो ये रही कि उन्होंने माना कि स्थलाकृतियों का जो उत्थान है वो बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत छोटे समय में ही होता है। तो ये बहुत बड़ी कमी थी उनके सिद्धांत की, तो उसको उन्होंने दूर किया और उन्होंने कहा कि स्थलाकृतियाँ जो हैं वो जैसे ही स्थलखंड में उत्थान शुरू होता है अपरदन भी उसके तुरंत साथ ही शुरू हो जाता है, और उत्थान की अवधि जो है बहुत लंबी होती है, छोटी नहीं होती है। ये प्रमुख कमी थी। और दूसरी उनकी जो कमी थी वो ये थी कि स्थलाकृतियाँ जो हैं वो युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था से होकर गुजरती हैं। तो इसको उन्होंने इनका जो टाइम बाउंडेड जो साइकिल था डेविस का, उसको भी पैंक महोदय ने जो है वो उसको भी उन्होंने उन्होंने इसको नहीं माना और उन्होंने कहा कि स्थलाकृतियाँ जो हैं वो टाइम बाउंडेड नहीं होती है। तो बच्चों, इन कमियों को दूर करके ही पैंक ने अपना अपरदन चक्र दिया, और पैंक ने माना कि स्थल रूपों का जो विकास है वो उत्थान की दर तथा अपरदन जो है उसके दर जो है उसका प्रतिफल होता है। दोबारा मैं कह रहा हूँ, स्थल रूपों का जो विकास है वो उत्थान की दर और अपरदन की जो दर है उसमें जो अंतर होता है उसका ही प्रतिफल होता है। बच्चों, अपरदन चक्र जो है में उन्होंने माना कि अपरदन चक्र उत्थान के पूर्ण होने की प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे ही उत्थान शुरू होता है अपरदन चक्र भी शुरू हो जाता है। पैंक ने माना कि अपरदन चक्र की शुरुआत जो है वो प्राइमरम्फ संरचना जो है उस पर शुरू होती है। प्राइमरम बच्चों एक ऐसी स्थूलाकृति है जो आंतरिक बलों के कारण उत्थान की प्रक्रिया से बनती है, और इसी प्राइमरम पे ही उन्होंने अपना भूआकृतिक चक्र जो है वो शुरुआत मानी। तो पैंक के अनुसार प्राइमरम्फ एक ऐसा आकृतिविहीन समतल मैदान है जिस पर अंतर्जात बलों से उत्थान होकर बहिर्जात बलों से अपरदन प्रक्रम प्रारंभ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक आकृतिविहीन मैदान को ही उन्होंने इस रूप में माना। अब बच्चों, दूसरी प्रमुख जो बात है वॉल्टर पैंक की वो है उन्होंने ये जो विकास है उसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया, और वो शब्द है एंटीवक्लुंग। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, एंटीवक्लुंग जो वर्ड है वो उन्होंने दिया। जर्मन भाषा का शब्द है ये, और एंटीवक्लुंग का मतलब होता है विकास। जिस प्रकार डेविस ने जो है वो युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था यानी अवस्था शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने इस अवस्था शब्द को नकार दिया और उसकी जगह एक नया शब्द दिया जिसको उन्होंने नाम दिया एंटीवक्लुंग, जिसका तात्पर्य होता है डेवलपमेंट या विकास। तो बच्चों, उन्होंने 3 प्रकार के एंटीवक्लुंग बताए। पहला जो एंटीवक्लुंग है वो है आफस्ती जिंडे एंटीवक्लुंग, अर्थात अपस्ती जिंडे एंटीवक्लुंग जो है वो है बढ़ती दर से विकास। दूसरा उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो है ग्लिक फॉर्मिंग एंटीवक्लुंग। ग्लिक फॉर्मिंग एंटीवक्लुंग जो है वो है समान दर से विकास। और तीसरा जो उन्होंने शब्द दिया विकास के लिए वो दिया आबस्ती जिंडे एंटीवक्लुंग। आबस्ती जिंडे एंटीवक्लुंग जो है उसका तात्पर्य है घटती दर से विकास। अब बच्चों, ये जो विकास है, ये विकास को उन्होंने 3 जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 रोमन जो फेजेस है उनके द्वारा दिखाने का प्रयास किया। सबसे पहला जो है वो आफस्ती जिंडे एंटीवक्लुंग है। इसमें बच्चों अपरदन की जो उत्थान जो है वो अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभावी रहता है, यानी उत्थान ज़्यादा होता है, अपरदन कम होता है।
बच्चों निरपेक्ष ऊंचाई और सापेक्ष ऊंचाई दोनों इसमें बढ़ती हैं। बच्चों नदी का जो जल होता है उसमें वेग अधिक होने के कारण निम्नवर्ती कटाव अधिक होता है और पार्श्विक कटाव जो है वो स्थगित रहता है, अर्थात नदियाँ डाउन कटिंग करती है, लेटरली इरोजन नहीं करती बल्कि डाउन कटिंग करती है। और बच्चों इस अवस्था में स्थल रूपों का जो विकास है वो बढ़ते क्रम में होता है। दूसरी जो फेज़ उन्होंने बताई वो बताई बच्चों ग्लिक फार्मिंग इंटिवक्लुंग। ग्लिक फार्मिंग इंटिवक्लुंग आप रोमन वर्ड इस चित्र में रोमन वर्ड सेकंड से देख सकते हैं। इसमें बच्चों निरपेक्ष और सापेक्ष ऊंचाई जो है वो औसत रूप से स्थिर रहती हैं। पार्श्विक कटाव जो है वो प्रभावी होने लगता है। अब नदियाँ जो है वो लैटरली इरोजन भी करने लगती है, अर्थात क्षैतिज अपरदन करने लगती हैं। इस अवस्था को उन्होंने बच्चों 3 फेजेस में बांटा, वो है फेज़ ए, फेज़ बी और फेज़ सी। ए बी सी, ए जो फेज़ है वो जो है द्वितीय जो फेज़ है उसकी फर्स्ट फेज़ है, द्वितीय अवस्था जो है उसकी प्रारंभिक अवस्था है। इसमें पार्श्विक अपरदन प्रभावी होने लगता है, किंतु उत्थान की जो दर है उससे समायोजन हो जाता है इसका, अर्थात उत्थान की दर और जो पार्श्विक अपरदन है वो दोनों लगभग बराबर चलते हैं। बच्चों इस अवस्था में सापेक्षिक ऊंचाई स्थिर रहती है जबकि निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती जाती है, क्योंकि अभी भी उत्थान जो है वो ज़्यादा है। और जो इसकी बी प्रावस्था है, बी फेज़ है, उसमें निरपेक्ष ऊंचाई स्थिर हो जाती है और सापेक्ष ऊंचाई भी स्थिर हो जाती है। यहाँ पर शीर्ष अपरदन और पार्श्विक अपरदन दोनों प्रभावी होते हैं। और तीसरी फेज़ जो है प्रावस्था सी जो है उसमें निरपेक्ष ऊंचाई घटने लगती है जबकि सापेक्षिक ऊंचाई स्थिर रहती है, क्योंकि अब जो है इस फेज़ तक आते आते अब उत्थान कम हो जाता है, लगभग खत्म होने लगता है और अब जो है अपरदन अधिक प्रभावी हो जाता है। और तीसरी जो फेज़ है रोमन वर्ड थर्ड से जो दिख रही है वो है आबस्ती जिंडे इंटिवक्लुंग। आबस्ती जिंडे इंटिवक्लुंग जो है बच्चों इस अवस्था में, इस फेज़ में निरपेक्ष और सापेक्षिक ऊंचाइयाँ तेज़ी से कम होने लगती है। अब दोनों जो हैं ऊंचाइयाँ कम हो रही है, आप ऊपरी वक्र और निचला जो वक्र है उसके द्वारा ये देख सकते हैं। निम्नवर्ती कटाव जो है लगभग नगण्य हो जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ पार्श्ववर्ती कटाव अर्थात क्षैतिज अपरदन जो है वही अधिक प्रभावी हो जाता है और जो भूभाग जो भूखंड था उसको अब ये क्या करने लगता है, समतन करने लगता है। इसके पश्चात बच्चों इस अवस्था में या इस फेज़ को में बच्चों अब आप देखिए अंत में आते आते अब इस फेज़ में अब नदियाँ जो हैं वो समतल मैदान, अब जो क्षमा करें जो प्राइमर अंश था वो लगभग वापस पुनः समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है और जो पहाड़ियाँ थी, ढाल थे, वो सब कट के समाप्त हो जाते हैं। नदियाँ उनको अन्य जगह स्थानांतरित कर देती है और अनअपर्दित जो पार्ट रह जाते हैं, अपर्दित से अप्रभावित पार्ट रहते हैं, जिसको डेविस महोदय ने मोनेटनॉक कहा था, उसको पेंक महोदय जो है वो अब इंसेलबर्ग कह देते हैं। और इस मैदान को उन्होंने जो आकृति विहीन मैदान है जिसको डेविस महोदय पेनी प्लेन कह रहे थे, उसको डेविस महोदय जो है क्षमा करें पेंक महोदय ने एंड्रम्फ शब्द जो है उसके द्वारा दर्शाया है। ध्यान दीजिएगा, डेविस महोदय ने जिस आकृति विहीन मैदान को पेनी प्लेन कहा था, उसी आकृति विहीन मैदान को, फीचरलेस प्लेन को पेंक महोदय जो है वो एंड्रम्फ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। आकृति विहीन मैदान में जिसमें डेविस महोदय जो है उन्होंने कहा था कि अपरदन से अप्रभावित टीलें, उन्होंने मोनेटनॉक्स कहा था, उसी आकृति विहीन मैदान में अपरदन से अप्रभावित टीलों को पेंक महोदय जो है वो अब इंसेलबर्ग शब्द से यूज़ कर रहे हैं। बच्चों इस अवस्था में एक और प्रमुख बात है, वो है 3 प्रकार के उन्होंने जो है वो ढाल बताए। तीव्र अवतल आकार की जो ढाल है उसको उन्होंने बॉस्चुजेन नाम कहा और मंद अवतल आकार की जो ढाल है उसको उन्होंने हॉल्डेनहंग जो है उसकी संज्ञा दी। ये जो है ये टीले जो हैं, ये जो ढाल हैं, ये जो उनका ढाल का जो विकास का सिद्धांत था उसमें उन्होंने इन शब्दों का भी प्रयोग किया है। अर्थात तीव्र ढाल वाले जो टीले हैं वो उन्होंने बॉस्चुजेन कहा जो आपको चित्र में दिख रहे हैं, और मंद ढाल के जो टीले हैं उनको उन्होंने हॉल्डेनहंग जो है उसका नाम दिया। इस प्रकार बच्चों जो डेविस पेंक महोदय का जो सिद्धांत है वो अपरदन चक्र का सिद्धांत है, वो डेविस महोदय की कमियों से शुरू होता है और उन्होंने इस कमियों को दूर करके और स्थलाकृतियों का जो
जो अवस्था शब्द था उसको निकाल के उन्होंने स्थलाकृतियों के विकास शब्द पे ध्यान दिया और अफस्ती जेंडे एंटीवक्लुंग, ग्लिक फार्मिंग एंटीवक्लुंग और आबस्ती जेंडे एंटीवक्लुंग, इन 3 फेजेस के द्वारा, इन 3 प्रावस्थाओं के द्वारा उन्होंने स्थलाकृतियों के विकास को प्रदर्शित करने का प्रयास किया।